एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा था वो 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज है कक्षा 7 का। क्या है? तो आज कक्षा 7 का है और चैप्टर आज है, अध्याय क्या है तो 1 है। आज से स्टार्ट हो रहा है। अब रेगुलर ही ये एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है वो चैप्टर वाइज आपको अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पर। और इस चैप्टर का नाम है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर 1 है और 7 क्लास के हैं। ठीक है। आज स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा आप लोगों को चैप्टर वाइज 6 to 8 तक का एनसीईआरटी पूरा कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। तो आज से सोच रहे हैं कि दो वीडियो डालेंगे। एक 6 क्लास के ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे और ये चलते रहेगा, मतलब इतिहास का चलते रहेगा। इतिहास मतलब आज 7 क्लास की स्टार्ट है तो ये भी चलते रहेगा और फिर 6 क्लास का भूगोल का भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या है तो मानचित्र 1 है। अब इस मानचित्र 1 में क्या क्या बताया गया है, कौन बनाया है, क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने, किसने तो अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है। क्या है? बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारत उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीज़ों की जानकारी का अभाव तथा उस मानचित्र बनाने का तकनीकी था, जिसके कारण यह मानचित्र उल्टा दर्शाया गया है। जब अल इदरीसी ने भारत का जो मानचित्र बना रहा था उस वक्त उल्टा मानचित्र बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो में आप देखिए, ठीक है ना, इस फोटो में आप अच्छे से देखिए। ये क्या है तो ये श्रीलंका को दर्शाया गया है और ये पूरा उत्तर भारत की है इधर। ठीक है ना, मतलब श्रीलंका को दर्शाया गया है किधर, तो जो अभी वर्तमान कश्मीर में है, कश्मीर है, उधर दर्शाया गया है। ठीक है। और ये समुद्र के इलाके की तरफ दर्शाया गया है, मतलब उल्टा दर्शाया गया है। ठीक है। और ये कहाँ का व्यक्ति था तो ये था अरब का। इस बात को याद रखेंगे, ये अरब का व्यक्ति था और इसका नाम क्या था तो अल इदरीसी था। कब इसको बनाया था तो 1154 में बनाया था। और मानचित्र कैसा बना था तो उल्टा बना था। ठीक है, उल्टा दर्शाया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। इतने ही से आपको क्वेश्चन बनने का बहुत चांस रहता है और पूछा भी गया है। ठीक है, पूछा भी गया है। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये अल इदरीसी ने बनाया था। ठीक है, इस व्यक्ति को आप देखिए, इसी व्यक्ति का नाम है अल इदरीसी। ठीक है। तो चलिए हम लोग मानचित्र 2 पर चलते हैं। अब मानचित्र 2 क्या कह रहा है दोस्तों, तो मानचित्र 2 में है कि फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। कब बनाया था तो 1720 ने बनाया था। इस समय मानचित्रकार बनाने का तकनीक के काफ़ी बदल गई थी, मतलब उस वक्त से बदल गई थी। जब 1154 ने बनाया था अल इदरीसी ने, तो उस वक्त से 1720 में इसका तकनीकी बदल गई थी और यह मानचित्र बनाने का तकनीक के काफ़ी बदल गई थी। और यह मानचित्र लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। किससे तो अल इदरीसी ने जो बनाया था उससे 600 वर्ष बाद बनाया गया था। और यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर नई और पुरानी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो समुद्र यात्रा करते थे तो इस नक्शे को बनाया गया था, तो इसको नक्शा को लेकर के वो यात्रा करते थे। ठीक है, और इस नक्शे के द्वारा वो यात्रा कर करके पहुँचते थे। तो ये कितना पहले बनाया गया था, कितना बाद में बनाया गया तो 600 वर्ष बाद बनाया गया। अब जब पहले अल इदरीसी ने बनाया था वो बनाया था 1100 कितना में बनाया था तो 1154 में बनाया था। ठीक है, और ये बनाया 1720 में। कब तो 1720 में, तो यानी 600 के अंतर में बनाया गया। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है ये चित्र। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दावली। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं
और यह भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, क्या है उदाहरण के लिए, तो हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, मतलब बदली है। बहुत सारे जैसे जैसे आते गए हर चीज़ भाषाएं भी बदलती गई। तो आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से था। मतलब पूरे भारत को हिंदुस्तान नहीं कहा था। ये किस किस स्थान को कहा था, तो ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और गंगा से यमुना के बीच जो स्थिति इलाका था उसके बारे में ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और उसने इस शब्द का राजनीतिक और अर्थ के उन इलाकों में लिए इस्तेमाल किए जो दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो राज्य करते थे, उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे, उतने ही जगह को वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, तो मिनहाज सिराज ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे है हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। मतलब जो दक्षिण भारत है उसमें हिंदुस्तान शब्द का दक्षिण में मतलब कभी भी इसका नाम नहीं आया, इसका जिक्र नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मतलब पहले मिनहाज सिराज ने किया, उसका बाद 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने किया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृत और वर्णन करने के लिए किया, मगर भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य के रूप में पहचाना जा रहा था। वह हिंदुस्तान शब्द से हुए राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब जो आज हम लोग जोड़ते हैं वो पहले नहीं जोड़े थे। मतलब पहले पूरे भारत को भी नहीं बोला गया था और ये पूरे भारत को ये नहीं बोला गया था, बल्कि ये क्या भूगोल में मतलब पशु पक्षियों की ये संस्कृत भूगोल की ये सारे चीज़ को बोला गया था और उससे हम लोग आज पूरे जोड़ते हैं। ठीक है ना। और मानो किसी गांव के आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग ना हो तो वो विदेशी कहलाता था। क्या कहलाता था, तो विदेशी कहलाता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, तो स्रोत है। क्या है दोस्तों, तो स्रोत है। चलिए स्रोत के बारे में भी देखते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेती है। क्या करती है, अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेती है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों और शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। किससे पता करता है, तो सिक्कों से पता करता है, शिलालेखों से पता होता है। ठीक है ना, इतिहासकारों ने इससे पता करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इस युग में प्रमाणिक दक्षित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमश सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। क्या होने लगा, तो बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखक तथा उपदेश अर्जित अदालतों के दस्तावेजों, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। अब ये पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, हम लोग 6 क्लास में अच्छे से देखे हैं। ठीक है, ये ताड़ का पत्र होता है और उसमें क्या हाथ से लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, इसमें रस्सी लगाकर, धागा लगा कर के से एक बुक बना दिया जाता है, इसे पांडुलिपियाँ कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा
लेखागारों में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तो पुस्तकालयों में रखा जाता है और लेखागारों में रखा जाता है। किस चीज़ को? तो ये पांडुलिपि को, ठीक है। और पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारे विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब किससे मिलती है? तो ये जो पांडुलिपि है, इसका दस्तावेज है, उससे बहुत सारे चीज़ें इससे मिलती है सीखने के लिए। मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। मतलब इसका उपयोग भी बहुत कठिन है। मिलते तो हैं लेकिन इसका उपयोग करना बहुत कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। क्या है? नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में तरह, कटाई में खर्चे और युद्ध में अग्रयास्त्र और बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। क्या आया? तो ये नई तरह की खान पान भी आया। तो क्या क्या आया? तो आलू आया, मक्का, मिर्च और चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि यह तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ किया और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। मतलब विचार जो लेकर के आए वही लोग क्या लाएं? तो ये फसलें भी लेकर के आए। उसके बाद परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। किस चीज़ का काल रहा? तो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी ये काल रहा, ठीक है। अब आगे चलते हम लोग। यहाँ पर है राजपूत। आप चलिए इससे संबंधित देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। मतलब जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें से एक समुदाय कौन सा था? तो राजपूत था, जिसका नाम राजपूत मतलब अर्थात राजा का पुत्र, मतलब राजा का पुत्र हुआ राजपूत से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ही यह नाम आम तौर पर योद्धाओं के उसे समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्णन के होने के दावा करते थे। क्या करते थे? तो क्षेत्रीय जो होते थे उन लोगों ने जो दावा करते थे उन लोगों के ये होते थे। अब क्षेत्र और साम्राज्य, अब इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। इस काल में राज्यों के अंतर कई क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1277 की प्रशंसा में एक संस्कृति परिस्थिति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है, जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। कहाँ तक? तो बंगाल से लेकर के ये अफगानिस्तान के गजनी तक, ठीक है। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। जैसे कि यहाँ पर हो गया गोंड, हो गया आंध्र, हो गया केरल, हो गया कर्नाटक, हो गया महाराष्ट्र और गुजरात तक आ जाता था, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, ठीक है। और ये कौन सा शासक था? तो ये दिल्ली सल्तनत के था, ठीक है। उसके बाद 1700 तक इस क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा तथा संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म के बारे में चलिए देखते हैं, ठीक है। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। मतलब बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए, ठीक है, आए। दैनिक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर
आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आया। मतलब जैसे जैसे सामाजिक संसार सारा चीज़ समुदाय बदलते गया, उसी में आस्था भी क्या हुआ, तो परिवर्तन हो गया, वो भी बदल गया। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म। चलिए अब देखते हैं। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। ये सारे चीज़ हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब आते हैं संरक्षक। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज के ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्म का भी आगमन हुआ। क्या हुआ? इसी युग में नए नए धर्म का भी आगमन हुआ। कहाँ? तो हिंदुस्तान में। ठीक है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ के अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस्लाम विद्वान धर्मस्थारियों और न्यायस्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायी में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थी जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विश्वसनीय नेता मानते थे। अब आप लोग नेक्स्ट चलते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय और इतिहासकारों के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं। मतलब इतिहासकार है वो समय और घड़ी या कैलेंडर की तरह इतिहास को नहीं देखते हैं, बल्कि ये कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। क्या होता है? तो कुछ आसान हो जाता है। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कितने युगों ने बांटा था? तो 3 युगों ने बांटा था। और कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा हिंदू, दूसरा मुस्लिम, फिर और तीसरा क्या? तो ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मान के चलिए यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में यहाँ पर विभाजित किया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या जब हिंदू अगर करते थे राज, उस वक्त सिर्फ हिंदू भर नहीं करते थे, बहुत से क्षेत्रों में बहुत से ऐसे राजाएं थे जो करते थे। मुस्लिम जब करते थे तो मुस्लिम के वक्त में भी वैसे ही हुआ था कि बहुत सी जगह में सब लोग करते थे। उसके बाद ब्रिटिश में भी वैसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बांटा गया था। ठीक है। और इसे बांटने वाले कौन थे? तो अंग्रेज इतिहासकार थे। ठीक है। इसको याद रखेंगे। कब बांटे गए थे? तो 19वीं सदी में बांटे गए थे। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पूरा NCERT इस चैनल पे डाला जाएगा और फिर आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी।
ठीक है, आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। अब ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब दिन में 2 मरतबा आपको 2 वीडियो डाला जाएगा, एक ज्योग्राफी का और एक इतिहास का। तो बहुत जल्दी आप लोगों के एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी 6 to 8 तक का, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।